हमारा सीएम जो है हिमंत बिस्वा शर्मा बहुत डायनेमिक आदमी है, बहुत डायनेमिक। और इसका साथ रहने के लिए हम यूडीएफ छोड़ दिया, क्योंकि हमारा जो समष्टि कॉन्स्टिट्यूंसी ये भवानीपुर बहुत पोर एंड क्लमजी, इसलिए ये समष्टि बनाने के लिए, और उसका एक नाम है खरगेसर तलकदार समष्टि, ये बहुत पोर, इसलिए हम यूडीएफ छोड़ के गवर्नमेंट चलाने वाला दल बीजेपी के साथ जोड़ लिया। खराबी क्या था? कोई खराबी नहीं है, यूडीएफ अच्छा दल है। हम पहले सोचा था यूडीएफ महाजोत में है, महाजोत का साथ सरकार होगा, लेकिन सरकार नहीं हुआ। और क्या है, कितना दिन रहेगा विरोधी में, और रहने से क्या होगा, समझते से समझते यही हो रहेगा। इसलिए हम सोचा था जो गवर्नमेंट का साथ रहेगा, और गवर्नमेंट का साथ रह के सारा काम करा लेगा समष्टि का, ऑल डेवलपमेंट हमारा सीएम सर करा देगा, इसलिए हम आ गया। प्रतिनिधि जब संसद की ओर देखते हैं तो पिछला सत्र जिस तरह से हंगामा हुआ, लोकसभा में प्ले कार्ड जब फेंके गए तो वो पत्रकार दीर्घा तक आए, राज्यसभा में हाथापाई तक हो गई। जिस तरह की जब चीजें होती है तो मैसेज इन प्रतिनिधियों तक है। ये बात सही है कि देश की सर्वोच्च संस्था संसद है, लोकतंत्र का मंदिर भी मानते हैं, हम मार्गदर्शक की भूमिका भी निभाते हैं। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता था, मैं सभी दलों से आग्रह करता हूं कि हम देश की डेमोक्रेसी को पाठ नीचे तक जब पढ़ाएंगे जब यहां पर चर्चा संवाद होगी, यहां पर हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, हमारी मर्यादा इस तरीके की होगी कि हम नीचे तक डेमोक्रेसी संस्थाओं के अंदर व्यापक चर्चा संवाद का केंद्र स्थापित कर सकते हैं। जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं इन संस्थाओं में रखकर पूरी कर सकें, कार्यकाली पर जवाबदेही तय कर सकें। इसलिए मेरा बार बार आग्रह रहता है कि हमें संसद को हमारी मर्यादा से चलाना चाहिए, हमारा आचरण व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि हम लोकतांत्रिक संस्थाओं के मार्गदर्शन की भूमिका निभा सकें। सर, एक आखिरी सवाल है, क्या कोई ऐसी व्यवस्था होगी कि संसद में विशेषाधिकार जो है उसका दुरुपयोग ना हो सके? कुछ ऐसी व्यवस्था आपके कार्यकाल में होगी? विशेषाधिकार माननीय सदस्यों को है उनकी अभिव्यक्ति का, उनकी बोलने की आजादी का, और मैं कोशिश हमेशा करता हूं कि वह अपने क्षेत्र की लोगों की बातों की अभिव्यक्ति रखे, स्वतंत्रता से रखे, उसको ज्यादा समय मिले, ज्यादा देर तक समय मिले, ये मेरी कोशिश रहती है। और मुझे लगता है कि विशेषाधिकार जो उनको दिया गया है उस विशेषाधिकार को कम करने की आवश्यकता है। ये भारत का लोकतंत्र स्वतंत्र अभिव्यक्ति का लोकतंत्र है, जनता की चुनी हुई संस्थाओं का लोकतंत्र है। इन लोकतंत्र पे मर्यादा रहे, मर्यादा से चर्चा हो, संवाद हो, सहमति असहमति हमारे लोकतंत्र की विशेषता है, लेकिन शालीनता रहे, ये मेरी अपेक्षा है। पिछले 7 साल से हमने एक नया आर्थिक पैराडाइम देखा है। एक तरफ डीमोनेटाइजेशन, दूसरी तरफ मोनेटाइजेशन। ये एक तरफ डीमोनेटाइजेशन, दूसरी तरफ मोनेटाइजेशन। और फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, मोदी जी ने पहले कहा था मैं डिमोनेटाइजेशन कर रहा हूं, और फाइनेंस मिनिस्टर कहती रहती है मैं मोनेटाइजेशन कर रहा हूं। तो जनता ये पूछ रही है कि
मोनेटाइजेशन किसका, डिमोनेटाइजेशन किसका? क्योंकि मोनेटाइजेशन हो रहा है तो किसी का तो हो रहा होगा, और डिमोनेटाइजेशन हो रहा है तो किसी का हो रहा होगा। Veer Savarkar is one such a very important personality in the Indian history about whom so much is discussed, so much is talked. And I wouldn't mind one day just stopping each one of them and saying, tell me what is the foundation or the basis on which you're giving me your view, your opinion, your subjective interpretations. Right or wrong, you have, my God, so much being discussed. And I'm so pleased to know that Veer Savarkar attracts so much conversation. I fully want the conversations to keep going on. But informed conversation most of the time is missing. And that opinionated conversation is also not based on this fact or any other fact. And as a result, it becomes based on emotions, on strong likes and dislikes. But we are in the process doing a big disservice to the nation, because Veer Savarkar, like leaders, stood their ground, thought out ground, and as a result, their contribution is distinct. We cannot afford to miss that distinct strand which also contributes to Indian history. हमारा मुद्दा यह है कि इस सरकार, कांग्रेस सरकार ने पंजाब 2017 में प्रॉमिस किया था कि जब हमारी कांग्रेस सरकार बनेगी तो फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में आपको रेगुलर कर दिया जाएगा। तो आपने आजकल मीडिया में देखा होगा कि ये जो एक फिगर दे रहे हैं कि 66,000 कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को रेगुलर कर रहे हैं, जबकि वो फेक फिगर है। हकीकत आपके सामने है। हम वही चीज़ सरकार को बताने आए हैं कि आपने अब जो सियासत करनी है तो उसके जो वादे हैं वो पूरे झूठ हैं, और हम उनको ये मैनिफेस्टो वापस देने हैं कि जो आपने वादे किए थे 2017 और 22 में वो एक भी पूरा नहीं किया। 2017 में जब कांग्रेस सरकार आई थी तब इन्होंने हमारे साथ वादा किया था कि जब हमारी सरकार बन जाएगी तो हम आपको रेगुलर करेंगे। हम पिछले 15 साल से या इस डिपार्टमेंट में एजुकेशन में काम कर रहे हैं, नॉन टीचिंग ऑफिस में। तो ये कहते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी हम आपको रेगुलर करेंगे। उसके बाद हर बार लारा लगा रहे हैं रेगुलर करेंगे और रेगुलर नहीं कर रहे हैं।
Today, yet again, Mr. Rahul Gandhi spoke about certain issues of which he did not have a clear knowledge about. He, in fact, tried to redefine GDP in a wrong way. Let's remind Rahul Gandhi of the fact that those, in fact, while in government, that is the UPA government, followed CNP, that is corruption, nepotism and policy paralysis as their core agenda, of course they would not be able to understand the real meaning of GDP. As far as GDP is concerned, only yesterday we had a historic report, we had a historic news, and the news was that for the financial year 2021-2022, the first quarter's growth rates of the GDP were out, and they were a phenomenal whooping 20.1%. From about a year ago, the first quarter of 2020-21, which was a contracted economy, worldwide in fact, and India's economy was contracted to minus 24.4. From there to plus 20.1, it's a huge feat. It's a huge advancement. It's a huge bounce back. And this bounce back in the I would say in the pandemic region was possible only because of a decisive leadership that Mr. Modi has contributed towards this government and towards its economic policies. सर दिल्ली में आज से स्कूल खुल गए हैं, बच्चों में काफ़ी उत्साह है। हम क्लासरूम से भी घूम कर आए, सभी खुश हैं कि इतने दिनों बाद फ्रेंड्स से मिल रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स के मन में कहीं ना कहीं डर है अभी। हमने एक्सपर्ट से बात करके, हमने पेरेंट्स से बात करके स्कूल खोले हैं और आसपास के राज्यों में जो माहौल रहा है, क्योंकि दिल्ली में स्कूल खोलने का डिसीजन कई और राज्यों के बाद में लिया गया है, तो वहाँ के एक्सपीरियंस को देख के भी, वहाँ से भी हमने सीखा है, उसी हिसाब से हमने प्रोटोकॉल्स बनाए हैं। और मुझे खुशी है कि पेरेंट्स भी बहुत पॉजिटिव हैं, टीचर्स भी बहुत पॉजिटिव हैं, बच्चे तो निश्चित रूप से बहुत खुश हैं। स्कूल खुले हैं आज से, लेकिन हमने किसी भी पेरेंट को बाध्य नहीं किया है, किसी भी बच्चे को बाध्य नहीं किया है कि आपका स्कूल अब आना ज़रूरी है, अगर आप स्कूल नहीं आएंगे तो आपकी एब्सेंट काउंट होगी। बच्चा चाहे तो ऑनलाइन क्लास से ही काम चला सकता है, लेकिन बच्चे को और पेरेंट को मिलकर तय करना है कि जितना नुकसान पढ़ाई का हुआ है वो नुकसान तो होगा। ऑनलाइन क्लास कभी भी ऑफलाइन क्लास का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.